हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र। आज हम सीखेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक उत्तल गोलीय पृष्ठ को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है दोस्तों उत्तल का। ठीक है, अब ये उत्तल गोलीय पृष्ठ हमें कैसा दिखता है? वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है? पोल। इस पोल को हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है? पोल। ठीक है, और एक लाइन खींचते हैं हम जो कि इस पोल से होकर के जा रही है। और यहाँ पर ये देखो, ये जो है आपके पास पृष्ठ, अगर इस पृष्ठ को हम घुमाएंगे ऐसे तो किधर गोलाई बनाएगा अपना? अगर हम इस पृष्ठ को घुमाएंगे तो ये पृष्ठ किधर गोला बनाएगा? ये बनाएगा दोस्तों, वो बनाएगा ये साइड में गोला। जब ये उत्तल पृष्ठ इधर गोला बनाएगा तो इस उत्तल पृष्ठ का सेंटर किधर आएगा? इधर आएगा। यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या है? सेंटर है सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु को रखते हैं। रख दिए। अब इससे हम प्रकाश की किरण भेजते हैं। वो कुछ इस तरह से गई प्रकाश की किरण। अब देखो, ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर आकर के कटी है, मतलब इस उत्तल गोलीय पृष्ठ को यहाँ पर काटा है। और इस बिंदु को हम मान लेंगे दोस्तों M। ठीक है, अब देखो, ये जो बिंदु है M, इस बिंदु पर हमें खींचना है लंब। तो अगर आपको इस बिंदु पर लंब खींचना है तो आप जो है इस बिंदु पर लंब कहाँ से खींच सकते हैं? आप इस बिंदु पर लंब कहाँ से खींच सकते हैं? आप खींच सकते हैं दोस्तों सेंटर से। ठीक है, तो इस बिंदु पर हम लंब खींचेंगे कहाँ से? हम खींचेंगे सेंटर से। क्या? लंब। तो चलो खींचो लंब इस पर। ठीक है, तो इस उत्तल गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर हम लंब खींचे हैं दोस्तों सेंटर से, इस तरह से। ये जो लंब खींचे हैं ये इस उत्तल गोलीय पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, क्योंकि सेंटर से जो खींचे हैं वो इस उत्तल गोलीय पृष्ठ पर हो गया है लंब। इसीलिए यहाँ पर इस बिंदु पर जो है कितना डिग्री का कोण बने? वो बनेगा दोस्तों 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखो समझना, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो, ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश अभी देखो किस में है? हवा में। हवा मतलब कौन सा माध्यम? विरल। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण दोस्तों हवा से जाएगी किस में? कांच में। कांच मतलब सघन माध्यम। इसको क्या बोलते हैं? कांच बोलते हैं। और ये कौन सा माध्यम होता है? सघन। ठीक है, सघन माध्यम। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण हवा से किस में जा रही है? कांच में, मतलब कि विरल से हल्का से किस में? भारी में जा रही है। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब प्रकाश की किरण जो है दोस्तों, ये प्रकाश की किरण वो इस अभिलंब, ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब है। अभिलंब तो यहाँ से यहाँ तक है अभिलंब, लेकिन ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब इस कांच के अंदर कौन सा पार्ट इस अभिलंब का काम कर रहा है? देखो, इस कांच के अंदर दोस्तों अभिलंब का कितना पार्ट काम कर रहा है? इतना सा बाद बाकी किस में है? वो है हवा में। ठीक है, तो इतना सा हवा में काम कर रहा है अभिलंब, और इतना सा काम कर रहा है किस में? कांच में, सघन माध्यम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है, जब ये प्रकाश किरण जाएगी तो विरल से किस में जाएगी? सघन में। हम पढ़े हैं कि जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तब प्रकाश की किरण क्या होती है? वो इस अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। हम पढ़ रखे हैं दोस्तों, 10th क्लास में हम पढ़े थे कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो प्रकाश की किरणें, ठीक है, क्या होगी? अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो प्रकाश की किरण जा रही थी, ये प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है विरल से किस में? सघन में। तो इसको जाना चाहिए कैसा? इसको जाना चाहिए सीधा, इस तरह से। लेकिन ये ऐसे नहीं जा पाएगी। ठीक है,
ये प्रकाश किरण ऐसे स्ट्रेट लाइन सीधा नहीं जा पाएगी, ऐसे ये प्रकाश की किरण जो है सीधे नहीं जा करके, ये प्रकाश की किरण ये जो है ये इस अभिलंब, ये क्या है, ये क्या है, ये है दोस्तों अभिलंब, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण सीधे नहीं जा करके ये इस अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, जाना चाहिए ऐसा, ऐसे नहीं जा करके ये प्रकाश की किरण इस अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, देखो मुड़ जाएगी, हल्का सा मुड़ जाएगी ऐसे, समझ गए। तो ये प्रकाश किरण ऐसे नहीं जा करके क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, वो थोड़ी सी जो है ऐसे मुड़ के जाएगी, समझ गए क्यों मुड़ गया। ये जो प्रधान अक्ष था, मुख्य अक्ष है, जो इस पोल और सेंटर को मिला रही है, इसको हम दोस्तों पीछे की ओर खींच लेंगे, ठीक है। अब ये जो किरण जा रही है, इस किरण को क्या बोलते हैं, देखो इस किरण को बोलेंगे दोस्तों आपतित किरण, ठीक है। और ये जो किरण जो है, ये जो किरण जो है जाना चाहिए ऐसा, ऐसा नहीं जा करके मुड़ के गई है ऐसा, तो ये जो किरण है, ये किरण इस किरण को बोलेंगे मुड़ के जाने वाली किरण, मुड़ के जाने वाली किरण को बोलते हैं हम अपवर्तित किरण, क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों अपवर्तित किरण, ठीक है। तो देखो जब ये अपवर्तित किरण को हम पीछे की ओर खींचते हैं इस तरह से, हालांकि बहुत दूर ये गैप ले लिया, जब ये अपवर्तित किरण को हम पीछे की ओर खींचेंगे वो यहाँ पर कटेगी, और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, ये ओ है तो ये क्या हो जाएगा, ओ डैश, ठीक है, समझ गए। तो ये रहा आपके पास एक भयंकर सा चित्र, ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसको फटाफट नोट करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, समझना, यहाँ पर कुछ कोण भी बन रहा है, जैसे ये कोण, जैसे ये कोण, जैसे ये कोण, यहाँ पर देखो ये कोण, ठीक है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं। तो इस कोण को हम बोलेंगे दोस्तों अल्फ़ा, इस कोण को हम बोलेंगे दोस्तों बीटा, और इस कोण को हम बोलेंगे दोस्तों गामा। गामा बोलो, या किसी किसी बुक में इसको गामा से दिखाते हैं। इस फार्मूला को जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं तो कभी कभी यहाँ पर गामा दिया रहता है, कभी कभी डेल्टा दिया रहता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चाहे कुछ भी मान सकते हैं, वहाँ पर फार्मूले पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो चलिए इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप एक बात और, यहाँ पर देखिए, ये तो समझ गए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल समझ गए आप। अब देखो समझना, ये कौन सा किरण है, इस किरण को बोलते हैं दोस्तों हम, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। इस किरण को क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण, ठीक है। अब देखो आपतित किरण, गौर से देखना, आपतित किरण, यह आपतित किरण, और ये रहा अभिलंब, इसको थोड़े समय के लिए हम हटाते हैं। आपतित किरण और ये अभिलंब, देखो जो सेंटर से गई है ये अभिलंब, आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच बने कोण को, ये कोण को हम बोलते हैं दोस्तों आपतन कोण। हम क्या, सब लोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण और यह अभिलंब, इन दोनों के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम दोस्तों दिखाते हैं आई से, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या कहलाएगा, आई। इसको हम दूसरे मार्कर से हालांकि लिखते हैं यहाँ पर कि ये वाले कोण क्या बोलेंगे, आई, ठीक है। और ये जो अपवर्तित किरण थी जिसको हमने पीछे खींचा था, इसको हम पूरा करते हैं, ये देखो। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा किरण है, ये जो किरण है दोस्तों, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण कौन सा किरण है, इसको हम क्या बोले थे, इसको हम बोले थे अपवर्तित किरण, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। इसी अपवर्तित किरण को हम पीछे खींचे हैं, तो ये भी कहलाएगी क्या, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। इसी को ना हम पीछे खींचे हैं,
तो ये अगर अपवर्तित किरण है तो इसको जब हम पीछे खींच रहे हैं तो ये टोटल का टोटल कौन सा किरण कहलाएगी? अपवर्तित किरण। ठीक है, तो ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ठीक है, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच बने कोण को, मतलब यहाँ से यहाँ तक के कोण को, इस कोण का जिक्र हो रहा है। इस कोण को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। किसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। आप सभी को पता है। ठीक है, तो देखो हमने कुछ नहीं किया, वही सब रूल लगाया जो हम बचपन से सीखते आए हैं, वही सब रूल हमने यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, रूल क्या है? एक सिंपल सा चीज़ है कि आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और ये जो है तुम्हारे पास अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, ये समझ गए? ये अपवर्तन कोण है, ये आप तुम्हारे पास क्या है? देखो ध्यान से, आपतन कोण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चूंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है? आर है, छोटी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? देखो, शीर्षाभिमुख कोण से ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा? आर। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या कहलाएगा? क्या होगा दोस्तों? ये होगा आर। ठीक है, ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। ठीक है, समझ गए? चित्र को कॉपी कीजिए, प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझना ध्यान से कि हालांकि आपको हम कल भी बताए थे कि अगर एक ट्रायंगल है, फिर से समझ लेते हैं, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के दो कोण है, मान लो ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। दो अंतः कोण है, एक्स और क्या है? वाई है। तो दो अंदर वाले कोण का जोड़ किसके बराबर होता है? बाहर वाले कोण के बराबर। मतलब अगर हम एक्स और किसको? वाई को, एक्स प्लस वाई को दोनों को जोड़े तो वो किसके बराबर होगा? जेड के बराबर। ठीक है, दो अंदर वाले कोण का योग किसके बराबर? बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। हम एक त्रिभुज खोजेंगे जिसमें दो अंदर वाला कोण का जोड़ किसके बराबर कर देंगे? बाहर वाले कोण के बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहला त्रिभुज हम खोजेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो, सबसे पहला त्रिभुज ओडेस एम सी, ये बड़ा त्रिभुज देखो, बड़ा वाला त्रिभुज चेक करो बढ़िया से, बड़ा वाला त्रिभुज। इस बड़ा वाला त्रिभुज में कहाँ कहाँ पर कोण बन रहा है? कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए इसको हम हटा देते हैं, हम ये मान के चलते यहाँ पर कुछ नहीं था। अब आप बताइए कि त्रिभुज एम ओडेस सी में अंदर का कोण कौन कौन सा है? देखो इस त्रिभुज में अंदर में कौन कौन सा कोण बन रहा है? अल्फा, और कौन बन रहा है? डेल्टा। तो अल्फा प्लस डेल्टा, इन दोनों का जोड़, अंदर वाले कोण का जोड़ बराबर होगा बाहर वाला कोण के। बाहर में कौन सा कोण बन रहा है? देख लो इस त्रिभुज के बाहर, देखो ध्यान से, इस त्रिभुज से रिलेटेड कौन सा कोण है बाहर वाला? देखो चेक करो, ये कोण देखो, आर। मतलब अल्फा और डेल्टा दो अंदर का कोण है, और ये जो है दोस्तों आर, ये क्या है? बाहर का कोण है। देख लो यहाँ पर, ठीक है, बाहर में बन रहा है ये आर। मतलब दो अंदर वाला कोण का जोड़ योग किसके बराबर होगा? बाहर वाले कोण के बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, चलो कर। त्रिभुज नाम लिखो, यहाँ से लिखो ओडेस एम सी, या फिर एम ओडेस सी, एम ओडेस सी में। ठीक है, चले गए। अब हम क्या करेंगे? दो अंदर वाला का जोड़ बराबर होगा बाहर वाले कोण के। ठीक है, अंदर में कौन है? अल्फा प्लस डेल्टा, लिखेंगे अल्फा प्लस डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे? आर। या हम इसी को सीधा करेंगे, लिखेंगे आर फिर बराबर, फिर क्या लिखेंगे यहाँ से? अल्फा प्लस क्या? डेल्टा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समझ गए? देख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सिंपल सा चीज़ है कि दो अंदर वाला को जोड़ो और बाहर वाले के क्या कर दो? बराबर कर दो। सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, छोड़ दो, मत लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो किरण थी दोस्तों, आपतित किरण, इसको हम पूरा करते हैं।
अब हम जाएंगे त्रिभुज दोस्तों, देखो ध्यान से, त्रिभुज किस में जाएंगे, वो जाएंगे MOC में। चलो त्रिभुज MOC में, इस त्रिभुज में जाएंगे, MOC वाले त्रिभुज में। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहा था, ये था बीटा। तो देखो जब ये त्रिभुज का बात करेंगे हम, तो क्या करेंगे, बाद बाकी जो है उसको फ़िलहाल के लिए हम वहाँ से गायब कर देंगे थोड़े समय के लिए, फिर वापस लाएंगे उसको, काम पड़ेगा तब। ठीक है, साफ साफ देखो तुम कि इस त्रिभुज में अगर हम बात करें, इस त्रिभुज में दो अंदर वाला का जोड़ किसके बराबर, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, बाहर में कौन सा कोण है, आई। अब बोलोगे बाहर में आर भी बन रहा है, ठीक है, आर देखो ध्यान से इस त्रिभुज से जो है रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट होना चाहिए, इस तरह से, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन पर बाहर में कोण बनना चाहिए। ठीक है, तो उस कोण को लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दो अंदर वाला का जोड़ बीटा प्लस डेल्टा बराबर किसका, बाहर में कोण कौन सा है, ये देखो आई। तो दो अंदर वाला का जोड़ किसके बराबर, बाहर वाले कोण के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं बीटा प्लस डेल्टा बराबर आई। तो लिखो बीटा प्लस डेल्टा आई के बराबर, डेल्टा बराबर आई। ठीक है, इसको सीधा करके लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिखो सीधा करके, यहाँ से लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे बराबर, इधर क्या चल रहा है बीटा प्लस, इधर क्या चल रहा है डेल्टा। ठीक है, ये समीकरण 1 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2। नोट कीजिए इसको, और हम इस चित्र को पूरा कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का कोण था आर। चलिए पूरा हो गया, अब हमारा काम भी हो गया, चित्र भी पूरा हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ तक समझ गए, अब लगाएंगे दोस्तों हम स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, अब यह स्नेल का नियम क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग। ये होता है दोस्तों साइन आई बटे साइन आर बराबर, ये जो है साइन आई बटे साइन आर, ये बराबर होता है अपवर्तनांक के। उसको अपवर्तनांक बोलो या स्थिरांक बोलो या नियतांक बोलो या कांस्टेंट बोलो, इंग्लिश में एक ही बात है। ठीक है, उसको हम किसे दिखाते हैं, एन से। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एक नियतांक के। नियतांक क्या होता है, एक अपवर्तनांक के रूप में रहता है, जिसको हम एन से सूचित करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ और बात है, बताते हैं। ये प्रकाश की किरण जो है, ये प्रकाश की किरण हम मान लेते हैं यहाँ पर पहली माध्यम में है, या यहाँ पर मानो या यहाँ पर मानो, ये प्रकाश की किरण हम मान लेते हैं पहली माध्यम में है। ये जो है ये कौन सा माध्यम है, पहली माध्यम। और ये प्रकाश की किरण मुड़ करके किस में चली जाती है, दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण पहली माध्यम से किस में जा रही है, दूसरी माध्यम में। तो प्रकाश की किरण जिसमें चली गई, प्रकाश की किरण जिसमें चली गई, प्रकाश की किरण जो है किस में चली गई है, वो चली गई है दूसरे माध्यम में। तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण चली गई उसको हम लिखते हैं पहले यहाँ पर N2। और ये प्रकाश की किरण जो दूसरे माध्यम में चली गई, ये कहाँ से आ रही थी, किस माध्यम से आ रही थी, ये आ रही थी पहले माध्यम से, उसको हम लिखेंगे बाद में। तो यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा N21 का। ठीक है, और एक बात दोस्तों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर, ये जो N21 है, क्या है N21, ये बराबर होता है दोस्तों N2 बटे N1 के। N21 जो है बराबर होता है N2 ऊपर में लिख दिए बटे N1 के, नीचे लिख दिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, N2 बटे N1, इस तरह से। अब हम दोस्तों ये जो समीकरण 1 निकला है और ये जो समीकरण 2 निकला है, इन दोनों को जो है हम एक जगह लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम। समीकरण 1 में क्या है, देखो r बराबर, यहाँ लिखते हैं r बराबर कितना है, अल्फ़ा प्लस डेल्टा। ये क्या है, समीकरण 1। और ये समीकरण 2 क्या है, i बराबर बीटा प्लस डेल्टा। इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, ये क्या है, समीकरण 2। ठीक है, कुछ पॉइंट बताते हैं कि जब ये I और ये क्या R, जब I तथा R
आई क्या है? एंगल। और ये आर क्या है? ये भी एंगल है। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जब आई तथा आर बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, ठीक है, जब आई तथा आर बहुत छोटे हो तो क्या करेंगे? हालांकि इसके हम पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को हम एक चीज़ बताए थे कि जब एंगल मान लो यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, ठीक है, क्या लिखा है? साइन थीटा। जब दोस्तों ये एंगल जो होता है, ये एंगल थीटा बहुत कम हो, बहुत 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 कम हो, थीटा बहुत कम हो, तो इस साइन थीटा को हम एप्रोक्स लगभग क्या मानते हैं? थीटा। जब यहाँ पर ये एंगल जो है थीटा बहुत क्या हो? छोटे हो, कम हो, तो हम इस साइन थीटा को एप्रोक्स क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर लगाएंगे कॉन्सेप्ट कि जब आई तथा आर बहुत छोटे हो, ये भी आई और आर क्या है? एंगल है, ये भी अगर बहुत क्या हो? छोटे हो, सूक्ष्म हो, नगण्य हो, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम साइन आई को एप्रोक्स लगभग क्या मान लेंगे? आई, ठीक है, और इस साइन आर को हम एप्रोक्स क्या मान लेंगे? आर। समझ गए? इसको अगर हम समीकरण 1 2 ये हो जाएगा 3, इसको अगर हम समीकरण 3 माने, ठीक है, समीकरण क्या माने? 3, तो होगा क्या? अब हम चलेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन आई बटे क्या है? साइन आर बराबर n2 बटे n1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो चेक करो, साइन आई को क्या माने हैं? आई। तो इस साइन आई को क्या लिख देंगे हम? आई लिख देंगे। क्यों माने हैं, क्यों लिखे हैं, आपको पता है, यहाँ बताया गया आपको, ठीक है, बार बार हम एक ही चीज़ नहीं बता रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो साइन आर को क्या मान चुके हैं? अप्रोक्स आर। तो इस साइन आर को क्या लिख देंगे हम? लिखेंगे आर, ठीक है। जो भी निकला उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। आई को n1 से गुना करो, क्या आ जाएगा? आई इंटू n1, फिर बराबर चल रहा बीच में, बराबर n2 को किससे गुना करो? r से, तो क्या हो जाएगा? r इंटू n2, ये निकला। इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो समीकरण निकला है मेरे पास, क्या निकला है? आई इंटू n1 बराबर r इंटू n2, ठीक है। इस समीकरण में देखो ध्यान से, ये जो समीकरण आपके पास प्राप्त हुआ है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? आई। तो आई का मान कितना है? यहाँ पर देखो, आई बराबर कितना है? बीटा माइनस डेल्टा। तो इस आई की जगह पर क्या लिखेंगे? आई की जगह क्या लिखेंगे हम? आई की जगह लिखेंगे बीटा, प्लस है, बीटा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा। आई जो है, आई कितना था? बीटा प्लस डेल्टा। तो आई की जगह क्या लिखेंगे? बीटा प्लस डेल्टा। और इधर क्या चल रहा है? इधर इंटू क्या चल रहा है? n1 बराबर आर कितना है? आर देखो यहाँ पर, आर कितना है? अल्फ़ा प्लस डेल्टा। तो इस आर की जगह क्या लिखेंगे? आर की जगह लिखेंगे अल्फ़ा प्लस क्या लिखेंगे? डेल्टा। और इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है n2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? देखो ध्यान से, अब देखो दोस्तों, ये जो n1 है, n1 से गुना करेंगे हम बीटा में, ठीक है। इसी n1 से गुना करेंगे हम डेल्टा में। यहाँ भी वही करेंगे, इस n2 से हम गुना करेंगे अल्फ़ा में, इसी n2 से गुना करेंगे हम डेल्टा में, ठीक है। चलिए करते हैं। अगर हम इस n1 से गुना करेंगे किस में? बीटा में, तो हो जाएगा मेरे पास n1 इंटू बीटा, प्लस इसी n1 से गुना करें हम डेल्टा में, तो हो जाएगा डेल्टा इंटू n1, फिर बराबर यहाँ देखो, इस n2 से गुना करें अल्फ़ा में, तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू n2, प्लस इसी n2 से गुना करें डेल्टा में, हो जाएगा डेल्टा इंटू n2। कोई दिक्कत है? समझ गए? तो ये मेरे पास एक इक्वेशन निकला। अब हम इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी से क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिए, कॉपी कीजिए। अब देखो, ये सभी, ये जो निकला है मेरे पास, ये पूरा समीकरण, इसको हम यहाँ पर उतारते हैं फिर से। कितना है? n1 इंटू बीटा प्लस डेल्टा इंटू n1 बराबर अल्फ़ा इंटू n2 प्लस डेल्टा इंटू n2। अब देखो यहाँ पर, देखना थोड़ा सा, देखो यहाँ पे गौर से, जो डेल्टा n1 है, ये किस में? प्लस में। इसको उठा के उधर भेजेंगे, माइनस में जाएगा।
और ये जो अल्फ़ा इंटू n2 इसको है, ये है दोस्तों यहाँ पर प्लस में, इसको भी उठा के इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। चलो इसको उठा के उधर, उसको उठा के इधर करो, करते हैं। बीच में क्या है, बीच में क्या है यहाँ पर, बराबर लिखेंगे, बराबर। इसको उठा के उधर करेंगे, इधर क्या चल रहा अभी है डेल्टा इंटू n2, ठीक है। ये जो है आपके पास डेल्टा इंटू n1, ये किस में, प्लस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा डेल्टा इंटू क्या बोलो, n1, ठीक है। अब यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ देखो क्या है, n1 इंटू क्या है, बीटा, ये किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, हो जाएगा अल्फ़ा इंटू n2, और बराबर, ये बराबर को हम अच्छा से लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, गौर से देखो, इसको सेम लिखो, ये क्या है, n1 इंटू बीटा माइनस यहाँ पर क्या, अल्फ़ा इंटू n2, फिर बराबर। यहाँ देखो, यहाँ भी डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो ये डेल्टा और ये डेल्टा, दोनों डेल्टा को हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन अगर लेंगे तो ये डेल्टा निकल जाएगा इधर, इंटू यहाँ क्या बचेगा, n2 माइनस क्या बचेगा, n1। समझ गए। अब ये आ गया। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल किया था उसी तरह से यहाँ पर करेंगे कि अल्फ़ा, बीटा और ये डेल्टा, इन तीनों का मान निकालेंगे और हम उन तीनों के मान को अल्फ़ा की जगह, बीटा की जगह और डेल्टा की जगह रखेंगे। मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, किसका, उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अब मेरा काम ये रहेगा कि अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा, इन तीनों का मान निकालना। ये तीनों का मान हम निकालेंगे और उस मान को हम इस समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। चलिए निकालते हैं, ठीक है। निकालेंगे तो सबसे पहले हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे, फिर बीटा का मान निकालेंगे, फिर निकालेंगे डेल्टा का मान। तो इन तीनों का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इन तीनों का मान आपको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि कोण बराबर, एंगल बराबर, कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये तो समझ गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोण है, यहाँ पर ये अल्फ़ा क्या है, कोण है, देखो कोण है, तो कोण का मान निकालेंगे। कोण में भी कौन सा कोण निकाल रहे हैं, अल्फ़ा निकाल रहे हैं। कोण जो है कौन सा निकाल रहे हैं, अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप किसको बोलेंगे, चाप दोस्तों होता है m से लेकर के p तक, इसको हम बोलते हैं चाप। और ये चाप जब जब चाप आएगा, जब जब चाप आएगा तब तब हम बैठाएंगे mp, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या रहा, कोण कितना, अल्फ़ा, कोण की जगह हमने अल्फ़ा लिखा है, फिर बराबर, बराबर देंगे, फिर लगाएंगे चाप, चाप कौन होगा, mp बटे त्रिज्या, त्रिज्या कौन होगा, अल्फ़ा कहाँ बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है दोस्तों ओ डैश पर। तो ओ डैश से त्रिज्या किसको बोलेंगे, ध्यान से देखना, अल्फ़ा कहाँ बन रहा है, अल्फ़ा ओ डैश पर बन रहा है। तो ओ डैश से कहाँ तक, ओ डैश से पोल तक, ये पोल तक अल्फ़ा बन रहा है ओ डैश पर। तो ओ डैश से पोल तक की दूरी को हम बोलेंगे त्रिज्या, ओ डैश से पोल तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या किसको लेंगे, ओ डैश से हम पी तक की दूरी, त्रिज्या हो जाएगा ओ डैश से पी तक की दूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बीटा निकालते हैं। तो बीटा, तो बीटा भी एक प्रकार का क्या है, कोण है, एंगल है। तो बीटा कैसे निकालेंगे, चाप बटा क्या, त्रिज्या लगाएंगे। कोण जो है, कोण क्या है, बीटा, ठीक है। इस बार बीटा निकालेंगे, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप किसको लेंगे, चाप वही रहेगा mp, चाप वही रहेगा mp। तो चाप की जगह हम लेंगे mp, वही रहेगा चाप। त्रिज्या, त्रिज्या किसको लेंगे, तो बीटा कहाँ बन रहा है, बीटा बन रहा है दोस्तों ओ पर। तो ओ से पोल तक की दूरी, ओ से पी तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, बीटा की। तो बीटा की त्रिज्या क्या होगी, ओ से पी तक की दूरी, मतलब ओ पी। अब आता है डेल्टा। तो डेल्टा सूत्र होता है, डेल्टा भी एक प्रकार का क्या है, कोण है। तो कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप है, चाप कौन होगा, चाप तो वही होगा, चाप यही होगा mp। तो चाप तो हम वही लेंगे mp, फिर बटे त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस कौन आएगा, त्रिज्या हम किसको लेते हैं, डेल्टा कहाँ बन रहा है, डेल्टा जो कोण है वो कहाँ बन रहा है, देखो डेल्टा बन रहा है दोस्तों, ये डेल्टा सी पर बन रहा है। तो सी से सेंटर से, सी से डेल्टा जहाँ बन रहा है सी पर, तो सी से पी तक की दूरी, सी से पी तक की दूरी, सी से पी तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, किसकी त्रिज्या, डेल्टा की। तो सी से पी तक की दूरी सी पी। तो ये निकल गई दोस्तों अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा का पूरा चिट्ठा, ठीक है। अब हम इसका जो है मान इस समीकरण में रखेंगे
और हमको सूत्र मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, इन सभी का मान जो है हम चिन्ह के साथ भी रखेंगे। खैर हम उसको आगे बैठा लेंगे, छोड़ो, पहले बैठाओ यहाँ पर। कितना आएगा यहाँ पर देखो, n1 इंटू, यहाँ बोल रहा है बीटा, यहाँ बीटा है, बीटा कितना है, MP बटे OP। तो बीटा की जगह क्या लिखेंगे, बीटा की जगह लिखेंगे MP बटे OP। देखो वहाँ पर चेक करो, यहाँ चेक करो, बीटा जो है MP बटे OP, तो बीटा की जगह MP बटे OP लिखें, माइनस, फिर गलती, माइनस। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना, MP बटे O'P। तो अल्फ़ा की जगह लिखेंगे, अल्फ़ा की जगह MP बटे O'P। तो अल्फ़ा की जगह हम क्या करेंगे, MP बटे O'P, तो O'P रखेंगे। इंटू क्या चल रहा है, इंटू चल रहा है N2, फिर बराबर, यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, N2 माइनस N1 कोष्ट बंद इंटू डेल्टा, डेल्टा कितना है देखो, डेल्टा, डेल्टा कितना, MP बटे CP। तो डेल्टा की जगह लिखेंगे, डेल्टा की जगह लिखेंगे हम MP बटे CP। ठीक है, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से MP, यहाँ से MP, MP MP को कॉमन खींच लेंगे। तो MP को हम जब कॉमन खींचेंगे, MP MP जब कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा N1। MP जब निकल जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा 1। MP जब निकल जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर गुना का संबंध है, यहाँ पर बचेगा दोस्तों 1 बटा क्या बचेगा OP, क्योंकि MP यहाँ से निकल गया है, बटा में क्या बचा है OP। ठीक है, माइनस। अब देखो MP जब कॉमन ले रहे हैं तो MP यहाँ से भी निकलेगा और MP यहाँ से भी निकलेगा। तो यहाँ से निकल गया MP, बचा यहाँ पर N1 इंटू क्या बचा, यहाँ पर MP जब निकल जाएगा तो 1 बचेगा, बटा क्या बचा OP। अब देखो यहाँ से भी जब दोनों से कॉमन ले रहे हैं MP, तो यहाँ से भी MP निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 1। तो 1 बटा कितना बचेगा O', और इधर कितना चल रहा है इंटू, इधर क्या चल रहा है N2। ठीक है, समझ गए, कोष्ट को हम बंद कर देते हैं, बराबर इधर क्या है N2 माइनस N1 इंटू क्या है MP बटे CP। ठीक है, ये देखो MP और ये रहा MP, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, MP से MP क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो बचा क्या मेरे पास, अगर हम इस N1 को 1 से गुना करें तो आ जाएगा N1, फिर बटे कितना आ जाएगा OP। ठीक है, माइनस N2 को गुना करें 1 से कितना आ जाएगा N2 को 1 से गुना करें N2, अब बटे में क्या हो जाएगा O'। ठीक है, फिर बराबर इधर क्या चल रहा है, इधर है N2 माइनस N1 कोष्ट बंद, यहाँ पे गुना, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, कितना बचेगा 1, काहे कि यहाँ से ये MP और MP कट गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे हो जाएगा यहाँ पर 1 बटे CP। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आया ये। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर जो है ये सब छिप रहा था। ठीक है, जो N1 है और बीटा है, ये सभी जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा था। यहाँ पर N1 था, यहाँ पर बीटा था, यहाँ भी N1 है और क्या बीटा है। ठीक है, हालांकि ये समीकरण जो है नीचे भी लिखा हुआ था, तो वहाँ से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था वो समीकरण, तो उसी को हम यहाँ पर कॉपी किए थे, जो कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा बोर्ड में छिप गया था। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर N2 बीटा था। ठीक है, जो समीकरण आया था मेरे पास यहाँ पर, वही समीकरण यहाँ पर लिखे थे। उसके बाद क्या हुआ, हम इसको उठा के इधर लाए, इसको उधर भेज दिए। उसके बाद देख ही सकते इधर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम सेम रखे हैं, इसको सेम रखेंगे, और ये जो है तुम्हारे पास किस में, यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हम किए थे। उसके बाद N1 था, फिर बीटा था, फिर माइनस था, फिर अल्फ़ा N2। उसके बाद इधर तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, फिर N1 था, बीटा का मान यहाँ से हम बैठा लिए। उसके बाद इधर तो आप समझ गए अच्छा से, थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा था, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलो ठीक है। क्या है मेरे पास यहाँ पर देखो, N1 बटे OP, N1 बटे OP, फिर माइनस N2 बटे O', तो O', फिर बराबर N2 माइनस N1 इंटू 1/CP। चलो ये फार्मूला आ गया मेरे पास, फार्मूला तो नहीं आया है, मतलब ये इक्वेशन आया है। ठीक है, चलो मान बैठाते हैं। तो यहाँ पर देखो N1 का तो हम N1 लिखेंगे। ठीक है, बट है O से P तक को क्या बोलते हैं, ये देखो O को क्या बोलते हैं, वस्तु है ये, और वस्तु O से P तक ये है पोल। ठीक है, तो पोल से वस्तु तक की दूरी, O से P तक की दूरी या पोल से वस्तु तक की दूरी, ये कहलाती है दोस्तों वस्तु दूरी। इसको हम किस में दिखाते हैं, U में। ठीक है,
पोल से वस्तु तक की दूरी कहलाएगी वस्तु दूरी। इसको किस में मापते हैं? यू में। चूँकि इसको हम माप रहे हैं लेफ्ट में। किधर माप रहे हैं? लेफ्ट में। जब हम लेफ्ट में मापते हैं तो इसको हम किस में लेंगे? माइनस में। ठीक है, लेफ्ट में अगर हम मापते हैं तो हम किस में लेते हैं? माइनस में। किसको? वस्तु दूरी को। ठीक है, तो देखो ओ से पी तक, तो यहाँ पर ओ से पी तक क्या हो गया? माइनस यू, फिर माइनस N2 बटे ओ डैश पी। ये रहा ओ डैश जो कि प्रतिबिंब है। ओ डैश से पी तक की दूरी चेक करो। पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी दोस्तों कहलाती है प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम दिखाते हैं V से। पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाती है प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम V से दिखाते हैं। ठीक है, और इसको भी हम दोस्तों लेंगे, चूँकि हम इसको भी प्रतिबिंब दूरी को भी हम इस पोल से लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं। जब हम लेफ्ट की तरफ लेते हैं तो आता है माइनस में। तो ओ डैश से पी तक की दूरी क्या कहलाएगी? माइनस V। तो लिखो ओ डैश से पी तक की दूरी क्या हो जाएगा? माइनस V। फिर बराबर क्या हो जाएगा? N2 माइनस N1 इंटू 1 बटा CP। तो C से P तक, C कहाँ है? ये देखो C है। C से कहाँ तक की दूरी? P तक की दूरी। तो सेंटर से या पोल से सेंटर तक की दूरी, पोल से सेंटर तक की दूरी ये कहलाती है दोस्तों वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से दिखाते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम R से दिखाते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और इसको हम लेते हैं दोस्तों किस में लेंगे? चूँकि हम पोल से किधर माप रहे हैं? राइट की तरफ माप रहे हैं। चूँकि हम पोल से राइट की तरफ जब मापते हैं तो हम उसको लेते हैं किस में? प्लस में। तो इसीलिए P से C तक की दूरी या C से P तक की दूरी क्या कहलाएगी? R कहलाएगी। तो C से P तक को क्या लिखेंगे? R लिखेंगे, वो भी किस में? प्लस में। तो C से P तक को क्या लिखेंगे? R। प्लस में है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो होगा क्या, समझना। इसी को हम इधर लेके चलते हैं। ये माइनस कहाँ जाएगा? ऊपर हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा? N1 बटे U। ये माइनस ऊपर गया, बच गया यहाँ पर N1 बटे U। फिर यहाँ देखो ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस N2 बटे V। फिर बराबर यहाँ पर देखो ये जो है N2 माइनस N1, अगर इसको हम 1 से गुना कर देंगे, इसको अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा यहाँ पर। नीचे में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो इसको 1 से गुना करो तो हो जाएगा N2 माइनस N1 यहाँ आ जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा? R। ठीक है, समझ गए? अब आगे चलते हैं। ये जो है दोस्तों इस प्लस वाला को पहले लिखेंगे और इस माइनस वाला को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको लिखो, कितना है? N2 बटे V। इसको पहले लिख लिए, फिर क्या लिखेंगे? माइनस कितना? N1 बटे U। ठीक है, फिर बराबर इधर क्या चल रहा है? N2 माइनस N1 बटा कितना है? R। तो ये जो फॉर्मूला आया है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।